नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक आप सभी लोग जानते हैं, हम गणित विषय को लेकर के थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को लेकर के वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ। थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम जा सकती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने आगे फ़ैन चलाया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सभी को मैनेज करते हुए अच्छे से पूरी SCRT को मैं कंप्लीट करवाऊँगा। निश्चित तौर पे आपके सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं, जितनी नॉर्मल चीज़ें आ सकती है, देखिए कठिन चीज़ कोई भी DLED के सेमेस्टर एग्जाम में नहीं आएगा, बहुत आसान चीज़ें आएंगी। मैं उन सभी पॉइंट को जो है एक ही क्लास में समेटने का प्रयास करूंगा। बहुत गहराई में क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने गहराई में पढ़ाने के लिए 26, 27, 28 वीडियो आपको दे चुका हूं। आज जो है रिवीजन के तौर पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूं और वही चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में आने वाला है और आएगा निश्चित तौर पे, ठीक है। तो यह वीडियो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा आप सभी लोग जो है अपने रिव्यू के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका है अनुपात। सबसे पहला चैप्टर है अनुपात और समानुपात, ठीक है। अनुपात और समानुपात का चैप्टर है। इस चैप्टर में मात्र 2-3 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये है, जब भी आप अनुपात निकालें, ठीक है, जब भी आप अनुपात ज्ञात करें तो मात्रक समान होने चाहिए, मात्रक समान होने चाहिए, ठीक है। जब भी आप अनुपात ज्ञात करें तो मात्रक जो है समान होने चाहिए, बात खत्म। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि कहा जाए कि 50 ग्राम तथा 1 किलोग्राम का अनुपात बताइए, 1 किलोग्राम का अनुपात बताइए। तो कभी भी जब भी आप अनुपात लिखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपकी परीक्षा में आने वाला है 50:1 इस तरीके से आप कभी मत लिखिएगा। जब भी आपको अनुपात निकालना है मात्रक उसके बराबर होने चाहिए। 50 ग्राम 1 किलोग्राम का अनुपात निकालना, जो पहले दिया गया है हम उसे पहले लिखते हैं, जो बाद में दिया गया है हम उसे जो है अनुपात निकालते समय बाद में लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले दोनों मात्रकों को समान करेंगे। 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी होती है? 1000 ग्राम होती है। 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी होती है? 1000 ग्राम होती है। तो 50 ग्राम तथा 1 किलोग्राम का अनुपात कितना हो जाएगा? 50:1000, ठीक है, 50:1000। और इसे जो अनुपात वाला होता है हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब ही होता है भाग देना। जो आगे है उसे ऊपर लिख दीजिए, जो नीचे है, जो बाद में उसे नीचे लिख दीजिए। 50/1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 1 5, 5 दूनी 10, 0 0। 1 ऊपर बच गया, 200 नीचे बच गया, अर्थात ये हो जाएगा 1:200, ठीक है। तो 50 ग्राम और 1 किलोग्राम, 50 ग्राम और 1 किलोग्राम में अनुपात कितने का है? 1:200 का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतना आप समझ गए हैं। बस पहला अनुपात में आपको यही होना चाहिए, ठीक है। और अनुपात में जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बताता हूं। दूसरे पॉइंट पर आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो 1 नंबर में यही आने वाला है, दूसरे में अनुपातों का विभाजन आने वाला है। अनुपातों का विभाजन आने वाला है आपसे। अनुपातों का विभाजन से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, आपको और क्या पूछा जा सकता है। दूसरे में आपको अनुपातों का विभाजन पूछा जा सकता है। अनुपातों का विभाजन, ठीक है, अनुपातों का विभाजन। जैसे एक व्यक्ति के पास 500 रुपया है और इस व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, ए और बी। इस व्यक्ति के 2 पुत्र हैं। कहा गया क्वेश्चन में एक व्यक्ति के पास 500 रुपया है, इस व्यक्ति के पास 2 बच्चे हैं, ए और बी, और यह जो है अपने धन को 2:3 के अनुपात में बांटता है। 2:3 के अनुपात में बांटता है। तो ए और बी को कितना धन मिलेगा? ए व बी को कितना धन मिलेगा, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब भी विभाजन वाले सवाल आते हैं तो ए को मिला धन जो होता है, ए को मिला धन आपको जो आपकी SCRT में नियम दिया गया है, वैसे तो SSC वाले धड़ाक से लगा देंगे, लेकिन SCRT का नियम यही है। ए को मिला धन आप इसी तरीके से लिखिएगा, ए को मिला धन बराबर कुल धन बटे ए का जो अनुपाती धन है, ए को अनुपातिक तौर पे 2 रुपया मिल रहा है, कुल धन बटे ए को जितना मिल रहा है उसका अनुपातिक रुपया बटे अनुपातिक योग कितना है? 5, ठीक है। इस तरीके से आप करिएगा। 5 से काट देंगे 100, 100 दूनिया 200। ए को जो है 200 रुपया मिला है और बी को कितना मिला है? बी को मिला धन हो जाएगा 500, कुल रुपया जितना है उतना,
बी को मिला आनुपातिक रुपया 3 है बटे आनुपातिक योग नीचे करेंगे, हो जाएगा 100 3 या 300। इस तरीके से आप जो है सवाल को हल करिएगा जब भी अनुपातों के विभाजन से सवाल पूछा जाए, ठीक है। अब आपसे जो तीसरा अनुपात पूछा जाता है आपके डीएलएड एग्जाम में, वह यह पूछा जाता है कि जैसे ए और बी का अनुपात दिया गया है, ए अनुपाते बी बराबर दिया गया है 2 अनुपाते 3, ठीक है, और बी अनुपाते सी दिया गया है 3 अनुपाते 4, तो आपसे पूछा जा सकता है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक सवाल इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा एक कैसे लगाते हैं, ए बी सी इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, ए बी के नीचे ए बी लिख दीजिएगा, बी सी के नीचे बी सी लिख दीजिएगा, 3 4। अब जहां जहां पर संख्याएं बची हुई हैं, ठीक है, जहां जहां पे संख्याएं बची हुई हैं आप वहां पे, जैसे यहां पे 3 बचा है, यहां पे 3 लिख दीजिए, जिसके बगल में जो चीज बची हुई है वही उतारेंगे। इसके बगल में यहां 3 बचा था, 3 उतार दिए, और इसके बगल में यहां पे 2 बचा था, 2 उतार दिए, ठीक है, यहां पर 2 उतार दिए। अब इसी को जो है गुणा कर लीजिए, 3 चौका नीचे नहीं आ रहा ना, नीचे नहीं आ रहा है, देखिए यहां पर देखिए 3 चौका 12, यहां पर 3 तिया 9, यहां पर 2 दूनी 4, 4 अनुपाते 9 अनुपाते 12, ये जो है इसका उत्तर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके से आप समझ गए हैं। तो ए अनुपाते बी दिया गया है 2 अनुपाते 3, बी अनुपाते सी दिया गया है 3 अनुपाते 4। ए बी सी का अगर मान पूछा जाए, ए बी सी आप ऐसे लिख लीजिएगा, ए बी की जगह पर ए बी लिखिएगा, बी सी की जगह पर बी सी लिखिएगा। अब इसके बगल में, जिसके जस्ट बगल में जो संख्या आपको रिक्त दिखाई देती वही भर दीजिएगा और डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिएगा। 3 चौका 12, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 4 अनुपाते 9 अनुपाते 12, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ गए हैं। अनुपात में यही 3 पॉइंट आपके सेमेस्टर में पूछा जाएगा और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं मित्रों समानुपात। समानुपात क्या होता है? समानुपात का मतलब होता है जब 2 अनुपात बराबर होते हैं। जब 2 अनुपात बराबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जब 2 अनुपात बराबर होता है तो उन्हें जो है समानुपात बोला जाता है। जब 2 अनुपात बराबर होता है तो उन्हें समानुपात बोला जाता है। जैसे 5 अनुपाते 10 दिया गया है, 5 अनुपाते 10, और दिया गया है 10 अनुपाते 20, ठीक है। 5 अनुपाते 10 दिया गया है, 10 अनुपाते 20 दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए ये अनुपात आपस में बराबर हैं या नहीं बराबर हैं, ठीक है, आपसे क्या पूछा जाए कि बताइए यह अनुपात आपस में बराबर हैं या नहीं बराबर हैं, तो आपको क्या करनी है, आपको जो है इन्हें जो है बांट लेना है। किसमें? बहुत सरलतम बांट लेना। जैसे इसे 5/10 लिखा गया है, 5/10, 5 1 5, 5 दूना 10, ये लिखा गया है 10/20, बटे में कर दीजिएगा, 10 1 के 10 दूनी 20, 1/2 यहां भी आ गया, 1/2 यहां भी आ गया, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इस वजह से आप लिख सकते हैं ये दोनों अनुपात जो है आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो अनुपात में, समानुपात में ये चीजें आप समझ गए हैं कि समानुपात आपको कैसे करना है। दूसरे पर आप समझ लीजिएगा समानुपात में आपसे और क्या पूछा जाता है। आपसे समानुपात में पूछा जाएगा जैसे 5 अनुपाते 10 समानुपाते x अनुपाते 15, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। आपके सेमेस्टर में मात्र यही पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल ये बराबर होता है, ये बराबर होता है अंतः पदों के गुणनफल के, अंतः पदों के गुणनफल के। ये बराबर किसके होता है? अंतः पदों के गुणनफल। 5 और 15 का गुणनफल जो होगा 5 × 15 बराबर हो जाएगा 10 × x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x बराबर हो जाएगा 5 × 15 बटे 10, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा 5 × 15 बटे 10, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 7.5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके से आप जो भी सवाल आपकी परीक्षा में आएगा निश्चित तौर पे अनुपात और समानुपात में मात्र यही चीज आपसे दिया गया है, ठीक है, यही चीज अनुपात समानुपात में मात्र इतनी ही चीज आपसे पूछा जाएगा। समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है, या आपसे 2 राशियां देकर के पूछेगा बताइए ये दोनों आपस में समानुपातिक है कि नहीं है, दोनों को बटे करके काट दीजिएगा। अगर दोनों का बटे करके काटने के बाद बराबर आ जाता तो हम कह देंगे ये समानुपातिक है, और नहीं आता है समानुपातिक नहीं है। पहला दूसरा चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया इसमें सवाल आप नहीं हल करा पा रहे हैं। देखिए सवाल हल कराना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको एक बार रिवीजन कराना मेरा उद्देश्य है। मैराथन का मतलब यही होता है। और अगर आप जो है पहले से पढ़ाई लिखाई किए हैं तो निश्चित तौर पे इन सभी चीज़ों से आप अवगत होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा चैप्टर आपसे है, दूसरा चैप्टर आपका दिया गया है घातांक की अवधारणा।
मित्रों घातांक की अवधारणा से मैंने डीएलएड के जितने भी थर्ड सेमेस्टर के पेपर हुए हैं उसका मैंने एनालिसिस किया है और उसके बाद ही मैं जो है ये चीज़ें आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल आपका जो है क्रीम मैं दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा चैप्टर नहीं कहेंगे, इसे तीसरा चैप्टर कहेंगे। तीसरा चैप्टर है घातांक की अवधारणा। मित्रों घातांक की अवधारणा में मात्र 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बस क्या बताने वाला हूँ, जैसे आप समझिएगा, जैसे भी आपसे बोर्डमास रूल आपको आना चाहिए। बोर्डमास रूल, ठीक है। बोर्डमास रूल में पहले भाग करते हैं, तब गुणा करते हैं, तब जोड़ करते हैं, तब घटाव करते हैं। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में पहले छोटा ब्रैकेट तोड़ते हैं, फिर मंझला ब्रैकेट तोड़ते हैं, ये सभी चीज़ें आपको अवगत होगा। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, पहले भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाव। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा चीज़ आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि घातांक की अवधारणा में कभी भी किसी भी संख्या का घात, जैसे ई की घात अगर शून्य है, ई की जगह पर कोई भी संख्या है, कभी भी किसी भी संख्या का घात अगर शून्य आता है उसका मान हमेशा 1 प्राप्त होता है। ये हो गया, ठीक है, पहली चीज़ आपको। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप जैसे 5 की घात 5 लिखा गया है, 5 की घात 5 लिखा गया है, इसका मतलब है कि 5 की घात 5/1 लिखा गया है। 5 की घात 5/1 लिखा गया है। अब हम इसे 1/5 की घात ऋण 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी घात जो है बटे में होता है, ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर जाता है, तो उसके घात के चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। तो देखिए 5 की घात 5 है, तो 5 की घात 5/1 है, नीचे लेके आएंगे 5 की घात -5 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें मैं आता हूँ घातांक की अवधारणा के थोड़े सवालों को मैं ले लेता हूँ आपसे, जो सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, और हाँ, और ध्यान रखिएगा, गुणा में जो है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। और कब जुड़ेंगी, जब आधार बराबर हो, जब आधार बराबर हो। जैसे आपसे कहा जाए 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 5, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आधार इसके बराबर है 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की घात 3 5 8, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए। और भाग में क्या होता है, भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं। जैसे 2 की घात 5/2 की घात 3 दिया गया है, तो इसका मतलब है 2 की घात 5 - 3 बराबर 2 की घात 2 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। बस घातांक की अवधारणा में मैं आपसे और कोई चर्चा नहीं करने वाला हूं। एक छोटी सी चर्चा इस बात को कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है a की घात m की पावर n, इसका मान क्या होता है। जब भी, जैसे इसका फार्मूला होता है a की घात mn, इसका फार्मूला होता है a की घात mn। जैसे आपसे कहा जाए 5 की घात 4 की घात 3, इसका मान कितना हो जाएगा, 5 की घात 4 गुणे 3 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 5 की घात 12, ठीक है। बस इतना ही फैक्ट आपकी जो है डीएलएड के सेमेस्टर में दिया गया है, और बाकी कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। a की घात m गुणे b की घात m, इस तरीके से एक फार्मूला ये भी दिया गया है, a की घात m गुणे b की घात m बराबर होता है a गुणे b की घात m। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, तो ये तो जानते ही है ना, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और आपसे कुछ भी नहीं इसमें दिया गया है। बस घातांक की अवधारणा में मित्रों देखिए, घातांक की अवधारणा के जो सवाल आएंगे बहुत नॉर्मल से सवाल आएंगे, बहुत नॉर्मल से सवाल आएंगे। जैसे मैं आपसे एक सवाल करके दिखा देता हूं। जैसे आपसे एक सवाल है, एक सवाल आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग कहेंगे भैया कोई सवाल आपने नहीं दिखाया, या सीआरटी का हो सकता है यही सवाल आपका आ जाए, ठीक है। यही सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ ले। -1 की घात 49 भागे -1 की घात 25, ठीक है। इस तरीके देखिए, ऋणात्मक संख्या अगर ऋणात्मक संख्या है -1 की घात 49 है, ठीक है। ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम है तो वो जो उत्तर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और ऋणात्मक संख्या की घात अगर विषम है तो जो हल करने के बाद आएगा निगेटिव आएगा। देखिए -1 की पावर 49 है, 49 बताइए सम है या विषम है। छोड़िए भाई, उसको मतलब ही नहीं, इसे बतानी। यहाँ पर क्या बताना है आपको, -1 की घात 49 -1 की घात 25, भाग में घातें क्या होती है, घटती हैं। तो -1 आधार बराबर है, तो -1 की पावर 49 में से 25 को घटा देंगे तो हो जाएगा -1 की पावर 24, -1 की पावर 24 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। 25 में से 49 में से 25 घटाएंगे 24 आएगा। और देखिए यहाँ पर यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था, जब निगेटिव आधार दिया गया है, निगेटिव आधार दिया गया है, अगर उसका जो घात है, अगर उसका घात सम है, इस सम है, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, 1 आएगा। भाई 1 को कितनों भी बार आप गुणा कर लो, 1 ही आना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, है ना।
और -1 का 2 बार गुणा करोगे तो +1 आएगा, लेकिन -1 का 3 बार अगर गुणा कर दोगे तो -1 आ जाएगा। कैसे? ऋण ऋण का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऋण ऋण का गुणा धन। इसी वजह से मैं बता रहा हूँ अगर -1 की घात जो है सम है तो उसका जो उत्तर आएगा पॉजिटिव आएगा, और -1 की घात अगर विषम है तो उसका जो उत्तर आएगा निगेटिव आएगा। -1 की घात 24 दिया गया अर्थात इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आएगा। हो सकता है बाय द वे ईश्वर की कृपा रही तो यही सवाल आपकी परीक्षा में टपक सकता है। ठीक है, घातांक की अवधारणा समाप्त होती है। अब आइए हम चौथे चैप्टर की बात करते हैं। चौथा चैप्टर आपसे पूछा गया है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं। पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं, ये आपका चौथा चैप्टर है। चौथे चैप्टर में बस आपसे कुछ भी नहीं है, जो मैंने घातांक की अवधारणा में बताया है लगभग सेम वही चीज़ें हैं। बस आपसे मैं एक छोटा सा क्लू दे देता हूँ, आपको ज्ञात कर, थोड़ा सा इसे ध्यान रख लेना। जैसे आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ, 1/2 की पावर -2, 1/2 की पावर -2 गुणे 2 की घात 2, इसका मान आपसे पूछा गया है। इसका मान आपसे पूछा गया है 1/2 की पावर -2 क्या है? 1/2 की पावर -2 गुणे 2 की घात 2, इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसे आप कैसे कर सकते हैं? मेढक यहाँ पे बोल रहा है, चलिए तो इसे आप कर सकते हैं 1/2 की घात 2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नहीं, मैंने अभी बताया कि अगर 5 की घात -5 लिखा गया है इसे आप 1/5 की घात 5 लिख सकते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर 1/2 की घात -2 है इसे आप 1/1/2 की घात पॉजिटिव में लगा सकते हैं। मैंने कहा ना अभी आपसे, और यहाँ पर 2 की घात 2 पहले से दिया गया है, आप इसे लिख दीजिएगा अब 1/2 की घात 2 है, डायरेक्ट आप इसे लिख सकते हैं 1/4, 1 1 के 1, 2 दूनी 4 गुणे 2 की घात 2 का मतलब 4। ठीक है, इसे 1/1/4 है, मतलब इसका मतलब है 1/1। मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब क्या है, 1/1/4 इसका मतलब है। इसका मतलब यही है। अब एक को 1/1 लिख सकते हैं, भाग की जगह गुणा 4/1 कर सकते हो ना। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 के 4 इसका उत्तर आ जाएगा। तो मतलब इसकी जगह पे हम 4 लिख सकते हैं और इसकी जगह पे 4 4 चौका 16। ठीक है, तो घातांक की अवधारणा और परिमेय संख्याओं में यही ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपसे मैं एक सवाल देता हूं, 8 की पावर 5 की घात 5 - 5 इसका मान कितना होगा आपको बता देना है फटाक से। 9/3 9 की घात 3 भागे 27, ये SCRT का सवाल है, आपकी परीक्षा में SCRT से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 3 की घात -2 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5, इसका मान आपको बता देना है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इतनी ही चीज़ें आपकी परीक्षा में पूछने वाले हैं, है ना। बाकी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी घात निगेटिव रहती है उसको ऊपर ले जाते हैं या नीचे लेके आते हैं, उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। 5 की घात -5 लिखा गया तो इसे हम लिख सकते हैं 1/5 की घात 5। ठीक है भैया, चलिए, तो उम्मीद करता हूं समझ गए। अब आगे बात करते हैं मित्रों 5वें चैप्टर की। देखिए, मैं आप पूरी तरीके से, कुछ लोग कहेंगे भैया जल्दी जल्दी आप पढ़ा रहे हैं, पूरी तरीके से मैं आपके DLED सेमेस्टर को टारगेट कर रहा हूं। ठीक है, DLED सेमेस्टर में चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो आपसे इसकी संकल्पना से सवाल पूछा जाएगा। इसकी क्या है, इसकी संकल्पना से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, और आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसके अवधारणा से, बस आपकी अवधारणा। देखिए, ब्याज क्या होता है इसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। देखिए, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है मित्रों, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन क्या होता है, जैसे हम जाते हैं साहूकार से उधार लेते हैं, वो हमारा मूलधन होता है। मिश्रधन क्या होता है मित्रों, मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन होता है जो हम उधार लेने के बाद, जैसे साहूकार से 10 रुपया हम उधार लिए हैं, 2 महीने बाद हम उसको 12 रुपया वापस करते हैं, 2 महीने बाद हम उसको 12 रुपया वापस करते हैं, तो जो हम लेने के बाद ब्याज सहित जो पैसा वापस करते हैं वो मिश्रधन होता है। अर्थात जो मिश्रधन होता है इसमें मूलधन होता है और प्लस इसमें ब्याज भी जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है तुरंत आप बता ले जाएंगे। मान लीजिए अगर आपसे मूलधन पूछ लिया जाए और आपसे साधारण ब्याज दिया रहे, दर दिया रहे, समय दिया रहे और ए दिया रहे, तो आप मूलधन यहां पे है, इसका मतलब ब्याज गुणे 100
ये नीचे आ जाएगा इसके ना, बटे दर गुणे समय। इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा फटाक से। अब आपसे अगर दर पूछा जाए, दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। और अगर आपसे समय पूछ लिया जाए, समय बराबर होगा ब्याज गुणे 100 बटे समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर। ठीक है, आपसे सेमेस्टर में यही ऐसे ही सवाल आपकी सेमेस्टर में आएगा। कुछ 3 चीजें दिया रहेगा, एक पूछ लिया जाएगा। निश्चित तौर पे मूलधन पूछा जा सकता है, दर पूछा जा सकता है, समय पूछा जा सकता है। आपसे ब्याज भी दिया रहेगा, मूलधन भी दिया रहेगा, समय भी दिया रहेगा। ब्याज दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा। ठीक है, तो आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। अब सवालों की प्रैक्टिस के लिए आप सवालों की प्रैक्टिस स्वयं से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सवाल कराने लगूंगा तो अच्छा चलिए एक सवाल मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, चलिए एक सवाल आप देख लीजिए। हाँ, एक सवाल है 6% वार्षिक ब्याज की दर से। क्या सवाल है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से। दर मतलब दर कितना है, 6%। आप सवाल को देखिए, इस सवाल को करने के लिए आपको करना क्या है, आपको पहले जो चीज़ दिया गया वो लिख लीजिएगा। 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, अर्थात समय दिया गया है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष, 2 वर्ष का मिश्रधन 560 रुपया है, 560 रुपया है। तो मूलधन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मूलधन आपसे पूछा गया है। मूलधन क्या होगा, देखिए मित्रों, मूलधन का जो आपने फार्मूला पढ़ा हो क्या है, मूलधन का फार्मूला आपने पढ़ा ब्याज गुणे 100 बटे ब्याज गुणे 100 बटे ब्याज गुणे 100 बटे क्या पढ़ा, मूलधन का फार्मूला, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। आपने यही पढ़ा। और यहाँ पर तो मिश्रधन दिया गया है, तो मिश्रधन में क्या क्या होता है, देखिए मिश्रधन में क्या क्या होता है। मिश्रधन में जो है मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है, मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। ठीक है, मूलधन और ब्याज दोनों होता है मिश्रधन में। ठीक है, तो आप जो है ब्याज की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ब्याज की जगह पे मिश्रधन माइनस मूलधन लिख सकते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे भैया हमको मिश्रधन पता है, मूलधन पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं मूलधन बराबर, माना मूलधन बराबर x रुपया। आप x रुपया रख दीजिएगा मूलधन की जगह, मूलधन x है। ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, मतलब मिश्रधन कितना है 560 माइनस x हो जाएगा ब्याज की जगह पे गुणे 100 बटे समय कितना है 2 वर्ष, और दर कितना है 6। आपको यही करना है, 6 दूनी 12, इसका गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा बराबर 560 माइनस x इंटू 100। अब इसे हल कर लीजिएगा, ऐसे ही हल करेंगे। इसका अंदर गुणा होगा 12x बराबर हो जाएगा 56,000 माइनस 100x यही ना होगा। अब 100x को इधर लेके चले आएंगे, हो जाएगा 112x बराबर हो जाएगा 56,000। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56,000 बटे 112। ठीक है, अभी कटेगा कि नहीं कटेगा, 112 पंचे 560 मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 500। ठीक है, यहां पर आ रहा है कि नहीं, x की वैल्यू यार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो वही आएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 500। भाई देखो यार क्या ही बताऊं इसमें, देखिए सवाल दिया गया है मिश्रधन 560 दिया गया है। अब मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों रहता है, अगर मूलधन और ब्याज दोनों रहता है, आप मूलधन निकालना भी है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट ब्याज दिया रहता था हम डायरेक्ट ब्याज की जगह पे रख देते, लेकिन ब्याज दिया नहीं गया, मिश्रधन दे दिया गया है, तो मिश्रधन की जगह पे मूलधन धन ब्याज करते हैं, तो ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। अब मूलधन आपको पता है तो मूलधन आपको मानना पड़ेगा 100 रुपया, तभी जाकर के ऐसे सवाल हल कर पाएंगे। तो उम्मीद है आसान सवाल है, आप हल कर ले जाओगे। ठीक, चलिए अब आते हैं भैया किस पर आते हैं, अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो संकल्पना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का कोई डायरेक्ट फार्मूला होता ही नहीं है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। आप सवाल हल करिएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 धन दर बटे 100 घाते समय। ये होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मूलधन ब्रैकेट में 1 धन दर बटे 100 घाते समय। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं इस पर कोई भी सवाल नहीं बताने वाला हूं, बस आपको एक क्लू मैं देता हूं। एक क्लू क्या देना है,
देखिए जो चक्रवृद्धि मिश्रधन जो आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो आप निकालेंगे वो मिश्रधन प्राप्त होगा। वो आपका अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जाता है, आपसे अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है तो आप जो निकालेंगे यहाँ से वो मिश्रधन प्राप्त होगा, ठीक है। तो अंतिम में आप करेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन, ये आपको निकल के आएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन, और आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन जो निकला है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन जो निकल करके आएगा उसे यहाँ पे रख दीजिएगा, और मूलधन जो यहाँ पर रखे हैं उसे यहाँ पर रख करके चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखिए आपसे सवाल जो पूछा जाएगा डीएलएड सेमेस्टर एग्जाम में, वो एक ही टाइप का यही सवाल पूछा जा सकता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से पूछा जाता है, उसमें पूछा जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब बहुत आसान सवाल आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, साधारण ब्याज में अंतर। आपसे मात्र यही सवाल पूछा जाएगा। इस बात को लिख करके रख लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालना जान लीजिएगा। आपसे यही सवाल पूछने वाला है। और जो मैंने पहले साधारण ब्याज में जो तीनों चारों फार्मूले बताए हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं इस संकल्पना से जितने भी सवाल आ सकते हैं आप समझ गए हैं कि कैसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इससे बाहर कोई भी सवाल परीक्षा में नहीं आएगा। और मेरा कहना मानिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन के जो बहुत तगड़े सवाल, ऐसे सवाल जो आपकी मतलब कि सिलेबस में तो इसमें तो नहीं दिया गया है, बहुत आसान सवाल इसमें दिए गए। ये सीआरटी ही आपका सिलेबस होता है। आपका जो सीरीज वगैरह बनाया जाता है उसमें थोड़े कठिन सवाल डाले जाते हैं, क्योंकि वो मान के चलते हो सकता है ऐसा हो जाए तो, लेकिन मैं मान के नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं आपको सीरीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना ही मैं आपको जो है ऐसी चीज दे रहा हूँ कि मैं ठप्पा लगा रहा हूँ, है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके सिलेबस के अनुसार। मैं पढ़ा रहा हूँ 20 नंबर की तैयारी के साथ। 20 नंबर की तैयारी से क्वेश्चन कहाँ से आएगा बस आपको ये समझाना है, बाकी पढ़ना आपको है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है, हो गया ना। चलिए आगे बात करता हूं मित्रों, किसकी? आगे मैं बात करता हूं मित्रों बैंक की जानकारी। मित्रों निश्चित तौर पे यहां से सवाल आता है, 7वां चैप्टर है बैंक की जानकारी। मित्रों बैंक की जानकारी से क्या क्वेश्चन आएगा? बैंक की जानकारी से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, खाता कितने प्रकार के होते हैं? खाता जो है बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा चालू खाता और बचत खाता। चालू खाता और बचत खाता। मित्रों चालू खाता और बचत खाता में अंतर क्या होता है? एक लाइन की परिभाषा आप ध्यान रखिएगा। जो बचत खाता होता है वह जो है हर कोई व्यक्ति खुलवा सकता है। बचत खाते को 500 या 1000 रुपए दे करके हर कोई व्यक्ति खुलवा सकता है। बचत खाते में पैसे को जमा करने और निकालने के लिए महीने में एक लिमिट होती है, आप उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। बचत खाते में आपको पैसा रखने पर बैंक आपको ब्याज देती है, ठीक है। बचत खाता हो गया। हम और आप जो खाता खुलवाते हैं उसे कहते हैं बचत खाता। आप नौकरी भी पाएंगे तो भी आपका बचत खाता खुलेगा। चालू खाता क्या होता है मित्रों? चालू खाता एक ऐसा खाता होता है जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा रुपए का ट्रांजैक्शन दिन भर में 50 बार करना होता है, या कोई बड़ा जो कंपनी होती है वह जो है चालू खाता खुलवाती है। चालू खाता में बचत खाते की तरह ब्याज नहीं मिलता है, इसमें स्वयं ग्राहक को कुछ न कुछ रुपए बैंक को अदा करना पड़ता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बचत खाते में आपको ब्याज मिलने वाला है, चालू खाते में आपको ब्याज नहीं मिलने वाला है। बस इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैंक के बारे में ये 2 जानकारी आपको ध्यान रखना है। और चेक जो है, चेक के प्रकार जो होते हैं आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चेक कितने प्रकार के होते हैं बैंक में, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो आपकी परीक्षा में दिया गया मतलब सिलेबस में है, एक होता है वाहक चेक, ठीक है। एक होता है वाहक चेक, एक होता है आदेशित चेक, एक होता है आदेशित चेक, और एक होता है रेखांकित चेक। क्या होता है? एक होता है रेखांकित चेक, ठीक है। अब इन 3 चेकों के बारे में आपको जानकारी, चेक तो आपने जरूर देखा होगा। आपसे एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं या चेक का काम क्या होता है। मित्रों चेक के माध्यम से हम पैसे को जो है निकालते हैं बैंक से हम पैसे को निकालते हैं। चेक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, वाहक चेक, आदेशित चेक और रेखांकित चेक। वाहक चेक क्या होता है? वह चेक जिसके नाम होता है अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर धनराशि को बैंक से प्राप्त किया जाता है। मतलब जो आपके पापा आपको चेक देते हैं, या तो वह आपके नाम काट दें, आपके भाई के नाम काट दें, या किसी के भी नाम काट करके अपना दस्तखत करके दे देते हैं, उसे कहते हैं वाहक चेक। मित्रों आदेशित चेक क्या होता है? इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम पर चेक काटा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आदेशित चेक का मतलब यही होता है, इसमें जो है निश्चित तौर पे एक व्यक्ति लिख दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर वाहक चेक में आपके पापा किसी का भी नाम लिख सकते हैं,
किसी का भी नाम लिख सकते हैं। लेकिन आदेशित चेक में, जैसे आदेशित चेक में क्या होता है, जैसे आपका खाता बंद हो जाता है ना, आपका खाता किसी कारणवश बंद कर दिया गया। मेरे खाते में ऐसा हुआ था, मेरे साथ 1000 रुपया था, 1000 रुपया बंद हो गया, ठीक है। अब बैंक के जो प्रबंधक थे मेरे नाम पर आदेशित चेक जारी कर दिए। 1002 रुपये मेरे खाते में था, नितिन उपाध्याय 1002 रुपये आपके अकाउंट में अदा करता हूं, उनका मोहर दस्तखत हो गया। अब वो चेक हमारे पास पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आया, तो हम जो है मात्र हम ही जाकर के बैंक से 1002 रुपये निकाल सकते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं। वाहक और आदेशित चेक में अंतर आपने जान लिया, ठीक है। रेखांकित चेक क्या होता है मित्रों? रेखांकित चेक का मतलब होता है, रेखांकित चेक का मतलब होता है कोई भी चेक, चाहे वाहक चेक हो, चाहे वाहक चेक हो, चाहे आदेशित चेक हो, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप जो है पैसा निकालते हैं, रकम मतलब आप जो है कैश ले लेते हैं। लेकिन रेखांकित चेक में मित्रों यहीं पर 2 रेखा ऐसे ही चेक होता है ना, चेक में अगर यहाँ पर 2 रेखा मैंने मार दिया तो इसमें जो है आप कैश नहीं ले सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे मेरे पापा ने मेरे नाम पे चेक काटा और जो है यहाँ पर 2 रेखा मार दिया, इसमें हम जो है कैश नहीं ले पाएंगे। अगर हम इस पैसे को किसी बैंक में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, इसके नीचे जो है मैं अपना उस बैंक अकाउंट का जो है एक विड्रॉल लगा दूंगा, ठीक है। इसी में हमारा खाता मतलब जो पैसा निकाले इस चेक से आएगा इसी में ट्रांसफ़र कर देना है, ये होता है रेखांकित चेक, ठीक है। तो वाहक चेक, आदेशित चेक और रेखांकित चेक का मतलब आप समझ गए हैं। बैंक के बारे में जानकारी निश्चित तौर पर मात्र यही आने वाली है और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए।